हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्लानिंग इन इंडिया, यानी भारत में नियोजन। आई थिंक ये टॉपिक आपका 12th यूजी पीजी और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें एक्सप्लेन करूँगी मैं इंडिया में प्लानिंग कैसे होती है, उसका बैकग्राउंड वगैरह, इंट्रोडक्शन हम सब देखेंगे यहाँ पे। साथ ही जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी, उनके लिए भी एक वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैंने ये कंटेंट भी उसी से लिया है, आपकी जो रमेश सिंह बुक है इंडियन इकोनॉमी की, उसके चैप्टर नंबर 5 से मैंने कंटेंट लिया है। और सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कोई नोट्स वगैरह भी नहीं बनाए हैं। अगर बनाए होते तो आपके साथ शेयर करती। मैंने केवल ये चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है, तो इसी को एक्सप्लेन करती हूँ। और कुछ ये फ़ोटोज़ वगैरह लेके रखी है मैंने बुक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे। अभी तक इंडिया में 13 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा चुकी है। 13 जो 5 ईयर प्लान्स हैं आपके, वो चलाई जा चुके हैं। पहले 8 प्लान्स हमारे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स थे, उसके बाद 9वें प्लान से हम थोड़ा इंडिकेटिव नेचर में आने लगे। तो 1998 के बाद हम थोड़ा इंडिकेटिव प्लानिंग की तरफ मूव होने लगे, जिसकी चर्चा 2013 में प्लानिंग कमीशन ने भी की है। पहले 8 प्लान हमारी बहुत हैवी इंडस्ट्रीज़ और आपकी इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते रहे। लेकिन उसके बाद 9th प्लान, 10th, 11th, 12th और 13 जो प्लान था, वो आपका एग्रीकल्चर, वुमन, जेंडर इक्वालिटी और सोशल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पे ये काम करने लगा। यहाँ तक कि जो 12th प्लान था उसमें ये तक कहा गया कि आपका जो जनजातीय विकास है, आपका ट्राइबल डेवलपमेंट जो है, वो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। सो 12th प्लान का एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्राइबल हेल्थ, ट्राइबल एजुकेशन, ट्राइबल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पे डिवोट किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया में प्लानिंग का बैकग्राउंड कैसा था। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है द विश्वेश्वरैया प्लान। तो जो ये विश्वेश्वरैया प्लान था वो 1934 में आपके एम विश्वेश्वरैया ने दिया था। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। जो ये एम विश्वेश्वरैया थे, ये एक सिविल इंजीनियर थे और मैसूर के एक्स दीवान भी थी। इन्होंने पहला ब्लूप्रिंट दिया था प्लान्स का। और इन्होंने डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म की बात भी कही थी। अब डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के पास फुल फ्रीडम होती है, पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो अपने हिसाब से काम करे, और सरकार यहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं करती है। इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म की बात, और इन्होंने कहा कि अगर कंट्री को डेवलप करना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हमें जोर देना पड़ेगा, एम विश्वेश्वरैया ने यहाँ पे कहा। ये प्लान इसलिए भी फॉलो किया जाता है क्योंकि डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया का कहना था कि अगर हमने ये प्लान फॉलो किया तो 10 साल में हमारी इनकम डबल हो जाएगी। कौन सा प्लान? डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, है ना। अगर ये प्लान हमने फॉलो किया तो 10 साल में हमारी इकॉनमी डबल हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका फिकी प्लान। फिकी यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो ये एक ऐसा प्लान था जो कॉम्प्रिहेंसिव इकॉनमी और एक्टिविटीज़ को कवर करने की बात कर रहा था। ठीक है, और इसमें एक प्रपोज़ल रखा गया कि एक नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया जाए जो कि इस पूरे प्लान्स को कोऑर्डिनेट करेगी। ठीक, इस प्लान को सपोर्ट करने वाले अधिकतर लोग कैपिटलिस्ट थे, फिकी प्लान को, है ना। जैसे आपके राणा डे, नारोजी, ये सब कैपिटलिस्ट थे। और ये जो फिकी प्लान था, फिकी प्रपोज़ल था, इसमें एक बात ये भी कही गई कि डेवलपमेंट में स्टेट का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बात इसमें कही गई। फिकी प्लान के बाद आया आपका सर्वोदय प्लान, जो कि जयप्रकाश नारायण जी लेके आए। वो सभी का उदय चाहते थे, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ के लोग हों, है ना, सभी का उदय चाहते थे। जयप्रकाश नारायण गांधी जी और भावे जी से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, इसलिए उनको कहा जाता है गांधीन सोशलिस्ट। और जयप्रकाश नारायण जी का मानना था कि जितनी भी ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है वो सब गलत है, और इस तरीके से जयप्रकाश नारायण डिसेंट्रलाइजेशन में विश्वास करते थे। और यही वजह थी कि उन्होंने सेंट्रलाइज प्लानिंग की आलोचना भी की। जयप्रकाश नारायण जी ने, उन्होंने कहा कि जो प्लानिंग मॉडल बनता है, जो देश के लिए प्लानिंग बनती है, प्लान बनते हैं देश के लिए, 5 ईयर प्लान्स बनते हैं,
वो सेंटर में बैठ के बनते हैं, सेंटर लेवल पे बैठ के वो प्लानिंग होती है ना। और जो पार्लियामेंट में बैठे लोग हैं उनको क्या पता भाई कि गांव में क्या परेशानियां हैं। इसलिए आप सारी पावर सर्वोदय प्लान के जरिए लोगों या फिर गांव के पास दे दो, जिससे कि वो अपना विकास खुद कर सके। तो इस तरह जेपी नारायण डिसेंट्रलाइजेशन के फेवर में थी। उसके बाद इंडिया में द पीपल्स प्लान आया। पीपल्स प्लान आपका एम एन रॉय जी लेके आए, जो कि एक सोशलिस्ट मार्क्सवादी थी। और जो ये पीपल्स प्लान था इसको एक बैलेंस्ड प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ को बराबर महत्व दिया गया था। पहले क्या था कि या तो एग्रीकल्चर को ही महत्व दिया गया था या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ दोनों को महत्व दिया गया, बराबर महत्व बैलेंस प्लान में। और हमारा जो 9th और 10th 5 ईयर प्लान्स थे, जो हमारी 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाएं थी, ये भी पीपल्स प्लान पे बेस्ड थी, जहाँ से हमने जेंडर इक्वालिटी की बात करनी शुरू की, ट्राइबल डेवलपमेंट की बात हमने यहाँ से शुरू की। और बाद में बहुत सी जो राज्य सरकारें थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये प्लान अडॉप्ट किया, पीपल्स प्लान। फिर आया आपका कांग्रेस प्लान जो कि सुभाष चंद्र बोस जी लेके आए थे। और इन्होंने कहा कि एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष नेहरू जी होंगे। 1938 में नेहरू जी की अध्यक्षता में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया और इसने अर्थव्यवस्था के संपूर्ण विकास की बात कही। नेशनल प्लानिंग कमेटी ने अर्थव्यवस्था के संपूर्ण विकास की बात कही और कमेटी ने कहा कि पूरी इकॉनमी को रिवैम्प करना ज़रूरी है, पूरी इकॉनमी में सुधार करना बहुत ज़रूरी है। इसकी फाइनल रिपोर्ट आई थी 1949 में। बाद 1944-45 में आपका बॉम्बे प्लान आया, जहाँ पे ठाकुरदास, जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला और श्रीराम जैसे बहुत सारे कैपिटलिस्ट थे और इन्होंने सरकार को कहा कि कैपिटलिज्म बहुत ही ज़रूरी है और आपको लाना ही पड़ेगा कैपिटलिज्म, है ना। और साथ साथ आपको एग्रीकल्चर रीस्ट्रक्चरिंग भी करनी पड़ेगी और एग्रीकल्चर रीस्ट्रक्चरिंग के बाद आपको बेसिक इंडस्ट्रीज़ भी इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी, जिससे लोगों में कॉन्फिडेंस आए और उनकी इनकम बढ़े। उसके बाद इन्होंने एक बात और भी यहाँ पे कही थी, जो एक कैपिटलिस्ट थी, इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट में स्टेट का रोल भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है स्टेट का डेवलपमेंट में, और इनइक्वालिटीज़ को दूर करने में भी स्टेट बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करेगा। फिर यहाँ पे गांधीयन प्लान आया इंडिया में और ये प्लान श्रीमन नारायण अग्रवाल जी लेके आए। इनका यहाँ पे एक आइडिया था कि क्या करेंगे, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे और बेटर कैसे हो सकती है, यानी आपका जो कुटीर उद्योग है वो और बेहतर यहाँ पे कैसे हो सकते हैं, इस पे विचार करना था। और गांधीयन जो प्लान था यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात भी ये प्लान इस प्लान में कही गई, गांधीयन प्लान में। और गांधीयन प्लान में ये भी कहा गया कि इंडिया के जो विलेजेस हैं, भारत के जो गांव हैं, उन्हें सेल्फ कंटेन्ड होना चाहिए और अगर विलेजेस डेवलप होंगी तो तभी तो हमारी कंट्री डेवलप होगी। उसके बाद भी अलग अलग इश्यूज़ पे कई रिपोर्ट इंडिया में आती रही, जैसे गाडगिल रिपोर्ट ऑन रूरल क्रेडिट, जिसने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई क्रेडिट अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई लोन वगैरह की व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। दूसरी आपकी खिरागाट रिपोर्ट आई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, जिसने कहा कि कैसे देश में एग्रीकल्चर को डेवलप करना ज़रूरी है। फिर आपका सरैया रिपोर्ट भी आती है, कोऑपरेटिव्स की बात सरैया रिपोर्ट ने की थी। आपका कृष्णमाचारी रिपोर्ट आती है, एग्रीकल्चर प्राइसेस की बात इसने की थी। फिर उसके बाद बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रही, उसके बाद भी इरिगेशन और ग्राउंड वाटर पे बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रही। फिर आता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग का उद्देश्य क्या है, क्यों प्लानिंग की जाती है, क्यों प्लान्स बनाए जाते हैं देश में। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं देश में, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए यानी गरीबी कम करने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए, रोजगार की उत्पत्ति के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं देश में, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं, सेल्फ डिपेंड होने के लिए, ताकि नागरिक सेल्फ डिपेंड हो, पूरा देश सेल्फ डिपेंड हो, देश का हर सेक्टर सेल्फ डिपेंड हो, इसलिए प्लान्स बनाए जाते हैं। मॉडर्नाइजेशन के लिए भी प्लान्स बनाए जाते हैं। अब मॉडर्नाइजेशन के लिए क्या होता है, सपोज़ आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो मॉडर्नाइजेशन के जरिए आपको ये पता चलेगा कि आपको किन किन मशीन्स की ज़रूरत है, कैसी डेवलपमेंट की आपको ज़रूरत है, क्या क्या वर्क फोर्स आपको चाहिए,
क्या क्या वर्क फोर्स की आपको ज़रूरत है उस इंडस्ट्रीज़ में। सो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, है ना। ये ऑब्जेक्टिव भी हो गई प्लानिंग की। आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अगर समझ में आया है थोड़ा बहुत और आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। बहुत जल्दी अगला पार्ट भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।